किसान भाइयों, अभी आप लोग जो ये पपीता के पेड़ देख रहे हैं ये पूरे 6 महीने के हो चुके हैं। और इस 6 महीने में पपीता की फसल में कौन कौन से काम किए गए हैं, इस फसल को कब लगाया गया था, और अगर आप पपीता की खेती अगर करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से समय में करनी चाहिए, सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और जो किसान भाई हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा कि हमने पपीता और तरबूज की मिश्रित खेती पर एक बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाया था, जिसमें आपको जानकारी दी गई थी कि पपीता के साथ ही आपको तरबूज की खेती, मिश्रित खेती कैसी करनी है। तो इसमें से तरबूज निकाल लिया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस पर अभी मल्चिंग भी डली हुई है। तो इस बेड पर तरबूज लगाया हुआ था। तरबूज की हार्वेस्टिंग काफ़ी समय पहले हो चुकी है और अभी इसमें पपीता बच गया है। तो इस पपीता की खेती को कैसे किया गया है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी आज हम देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर फल आ चुके हैं। आप फलों का साइज देख सकते हैं। और इस साल काफ़ी खराब कंडीशन है क्योंकि इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो इस तरीके की बारिश होने के बाद भी इस तरीके की फसल लेना एक चुनौती का काम होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पपीता की खेती के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। जो किसान भाई पपीता की खेती करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको नॉलेज हो कि आपको किस तरीके से पपीता की खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम आपको पपीता के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे कि पपीता की खेती आपको कब करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, कौन कौन सी परेशानियां आपको आने वाली है और किस तरीके से आपको पपीता खेती करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी भी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर है जिनका नाम है अंकुर गुर्जर। उन्होंने हमारी एक पहली वीडियो देखी थी इसी प्लॉट से। उसमें हमने आपको पपीता और तरबूज के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। उन किसान भाइयों ने पूछा था कि आप जहां पर भी वीडियो करते हैं उस वीडियो की लोकेशन बताएं, आप कौन से एरिया से हैं, उसी के साथ साथ जो फसल है उसके लिए कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए, किस तरीके से उसको किस समय में लगाना चाहिए, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में जो नुकसान होता है उससे कैसे बच सकते हैं। तो उनके कहने पर आज हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो एरिया है MP में हम रहते हैं और MP के खंडवा जिले से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की खेती लगभग हो जाती है, आसानी से हो जाती है। और पपीता की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फसल होती है एक गर्म जलवायु वाली फसल होती है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर अभी ये जो 2 एकड़ का प्लॉट है इस पे बहुत अच्छे से मेहनत की गई है, काफी अच्छे से इस पे फ्रूटिंग आई है। और इस प्लॉट की हम आपको कुछ दिनों के बाद हार्वेस्टिंग भी दिखाएंगे। अभी फल थोड़े से छोटे हैं, जब फल बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, तब हम आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, पपीता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है मिट्टी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप कौन सी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। तो जो पपीता की खेती होती है उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। और पपीता की खेती क्या, कोई भी फसल अगर आप लगाते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी हो अगर आपके खेत की है तो उसमें हर प्रकार की फसल काफी अच्छे से प्रोडक्शन देती है। लेकिन आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो काले कलर की है और बिल्कुल चिपचिपी मिट्टी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी ही आपकी रहेगी तभी आप पपीता की खेती कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। और बस आपको जमीन को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, इस तरीके से तैयार करना होता है। उसमें कुछ खाद, कुछ बेसल ऐसे डालने होते हैं जिससे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रो करे। तो जरूरी नहीं है कि आपकी बलुई दोमट मिट्टी होगी या अच्छी मिट्टी होगी तभी आप उसमें खेती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो जो मिट्टी होती है उसका जो pH होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में आप पपीता की बुआई करने वाले हैं, पौधे लगाने वाले हैं, उसमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए। क्योंकि पपीता की जो फसल होती है उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी का भराव रहता है तो उसमें जो पपीता के पौधे होते हैं वो नीचे से सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पानी भराव का भी आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी ढलवा जमीन हो उसमें आपको खेती करना चाहिए। मिट्टी जल्दी सूख जाए ऐसी मिट्टी आपके खेत की होनी चाहिए।
अगर हम जलवायु की बात करें तो जो पपीता की फसल होती है उसको लेने के लिए ये जैसा कि पपीता की जो फसल होती है ये एक गर्म जलवायु वाली फसल होती है और हर प्रकार के एरिया में इसकी खेती आसानी से की जा रही है। बस जो इलाके ज्यादा ठंडे हैं उन ठंडे स्थानों पर इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि आप पौधे तो उगा लेंगे, उस पर फ्रूटिंग भी आ जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी, ज्यादा ठंड गिरने से क्या होता है कि इस पर पाला गिरने की जो समस्या होती है उससे पूरे पौधे खराब हो जाते हैं। तो थोड़े से ठंडे स्थानों पर आप इसकी खेती नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ पर 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जैसे कि इसकी अगर लगाने की बात करूँ तो लगाने के लिए आपको जब आप पौधे लगाते हैं उस समय पर आपको काफी गर्म समय की आवश्यकता होती है। तो जब आप पपीता को लगाते हैं उस समय पर जो टेम्परेचर होना चाहिए करीब 30 से लेकर 35 डिग्री तक होना चाहिए। फसल की बढ़वार के समय 22 से लेकर 30, 32, 35 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। और जब फ्रूटिंग आती है उस टाइम पर फिर इसको टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 25 डिग्री से लेकर 30, 35, 38, 45 डिग्री सेल्सियस तक आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। लगभग भारत के सभी एरियाज में इसकी खेती आसानी से की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पपीता कब लगाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन आता है कि पपीता कौन से समय पर लगाएं ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले, रोग उसमें कम आए। तो हमने आपको उसके बारे में उस वीडियो में भी बताया था, तरबूज और पपीता की खेती, मिश्रित खेती के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि पपीता 3 टाइम पर लगाया जाता है सबसे अधिक, एक तो अक्टूबर में, दूसरा फरवरी में और मार्च में। तो इन 3 टाइम पर पपीता की खेती की जाती है। और वैसे तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कभी भी इसकी फसल लगा सकते हैं। थोड़ा सा बारिश में इसको लगाना रिस्की हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जून जुलाई में बारिश शुरू होती है तो उससे इसके पौधे खराब होना शुरू हो जाते हैं, जड़ गलन की समस्या आती है। वैसे ही इसमें कुछ दूसरी समस्याएं भी आती रहती है। तो बेहतर होगा कि अगर आप पपीता की फसल लगा रहे हैं तो आपको बारिश होने से पहले लगा लेना चाहिए। अक्टूबर से लेकर आप अप्रैल, मई तक इसकी फसल कभी भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेराइटीज की। तो देखिए यहाँ पर जो वेराइटीज लगाई गई है, ये वेराइटी आपको मैं बता दूं कि ये जो वेराइटी है ये आइसबेरी वेराइटी है। और आइसबेरी की वेराइटी की एक खासियत ये होती है कि इसमें सभी पौधों पर फ्रूट आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वाले प्लांट पर थोड़े जो फ्रूट है वो गोल है। इसी की तरह यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट पर जो फल आए हैं वो थोड़े लंबे आकार के हैं। यानी इसमें जो नर और मादा 2 प्रकार के जो पौधे आते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप कोई दूसरी वेराइटी लगाते हैं, कोई देसी वेराइटी लगाते हैं, तो उसमें मादा पौधे पर तो फ्रूटिंग आ जाएगी, लेकिन नर पौधे पर फ्रूटिंग नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो पौधे होते हैं नर मादा दोनों पौधों पर अच्छे से फ्रूट आते हैं। बस उसके साइज में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये मादा पौधा है इसलिए इस पर गोल फ्रूट आए हैं, और ये जो है ये नर पौधा है इसलिए इस पर थोड़े से लंबे आकार के फ्रूट आए हुए हैं। तो इस पौधे को आप उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इस वेराइटी की यही खासियत है कि इसमें हर पौधे पर फ्रूट आता है। इसी तरह से आप रेड लेडी 786 भी लगा सकते हैं, जो कि काफी पॉपुलर वेराइटी है। या फिर आप ग्रीन बेरी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी वेराइटियाज मार्केट के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा लगाई जाती है रेड लेडी 786 और आइसबेरी या फिर ग्रीन बेरी। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्लांट आते हैं आइसबेरी का आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, 786 का उससे सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आपके बजट के हिसाब से लगाते समय डिसाइड कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें खाद मैनेजमेंट की। तो खाद मैनेजमेंट आपको मैं बहुत डिटेल से बता दूंगा किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि खाद के बारे में हम जानकारी आपको देंगे तो आपको काफी यह वीडियो लंबी लगेगी। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें आज जो सुबह बारिश हुई थी उसके कारण आज ही इसके अंदर खाद दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आप देख सकते हैं। इफको यानी कि जो 12-32-16 खाद होती है उसके साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, हल्का सा इसमें यूरिया भी उपयोग किया हुआ है। ज्यादा मात्रा में इसमें उपयोग नहीं किया जाता यूरिया, क्योंकि उससे जो वायरस वगैरह आने की समस्या है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको कौन कौन से खाद डालना चाहिए उसके बारे में हम आपको डिटेल से बता देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप फसल की अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। गोबर की खाद आपको लगाने से पहले ही अच्छी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप 1 एकड़ में 4 से लेकर 6 ट्रॉली तक गोबर की खाद डाल सकते हैं।
उसी के साथ साथ लगाने से पहले आप इसमें DAP का उपयोग करें, 12-32-16, 10-26-26 इस प्रकार के खादों का इसमें उपयोग किया जाता है और समय समय पर इसमें खाद देने की आवश्यकता है। अभी इस पर फ्रूटिंग आ चुकी है, इस वजह से इसमें तो खाद दिया गया है ताकि इस पर फूड जो है काफी अच्छा साइज ले और अच्छे से इसकी बढ़वार हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ में पपीता की खेती में कितना खाद आपको लगने वाला है, कितनी जुताई का खर्च कितना लगेगा, प्लांट कितने लगते हैं, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए और 1 एकड़ की पपीता की खेती से आप शुद्ध मुनाफा कितना कमा सकते हैं, उस पर हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी इस वीडियो के बाद आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। तो यह हो गई खाद की बात। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर कुछ बीमारियां भी आती हैं, बहुत सारे रोग भी आते हैं, जैसे कि लीफ कर्ल वायरस हो गया या फिर येलो मोजेक हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां इस पर आती है। सबसे ज़्यादा इसमें वायरस का ही खतरा होता है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पौधे पर फल लग गए, अगर अभी भी वायरस इस पर आ गया तो ये जो फल लगे हैं किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैंने सारी जानकारी पपीता की खेती के बारे में दे दी है, लेकिन आपको मैं इस प्लॉट के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये जो प्लाट लगाया गया था 7 अप्रैल को इसकी बुआई करी गई थी, तरबूज के साथ मिश्रित खेती की गई थी। उसी के साथ साथ इसको लगाने की बात करूं तो ये जो आप इसमें डिस्टेंस देख रहे हैं इधर, तो आप इसमें जो प्लांट लगाए गए हैं 8 फीट की दूरी पर लगाए गए हैं, यानी कि बेड से बेड की जो दूरी है वो 8 फीट है और प्लांट से प्लांट की दूरी 5 फीट रखी गई है। तो डिस्टेंस के साथ अगर आप पपीता लगाते हैं तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो क्या बेनिफिट मिलता है ये जानने के लिए आप हमारी पहली पपीता और तरबूज की वीडियो देख सकते हैं, जिसको हमने आई बटन में लगा दिया है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस से अगर आप पपीता लगाते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और 1600 प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 एकड़ का ये एरिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आइसबेरी वेराइटी लगाई गई है। आइसबेरी वेराइटी है जिसका प्लांट की कीमत करीब 25 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से आई थी और 1600 से 1700 प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ प्लांट इसमें मर चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि प्लांट ज़्यादातर कब मरते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है। बारिश के समय अगर आप पपीता की खेती करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको मैं ध्यान देने वाली बात एक और बता दूं कि इसमें प्लांट की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर जो पपीता की हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं उसमें तने, जैसा कि ये तना है, इसमें यहाँ से ही फल लगना शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर से फल इसलिए लगे हैं क्योंकि इसमें तरबूज की फसल ली गई थी और तरबूज की हार्वेस्टिंग के टाइम इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा चलाया गया था और खाद काफ़ी ज़्यादा चलाया गया था, जिससे प्लांट ने हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। तो अगर आप पपीता तरबूज की मिश्रित खेती करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मिश्रित खेती और भी अलग तरीके से करना चाहते हैं तो आप प्याज के साथ मिश्रित खेती कर सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अदरक के साथ पपीता की मिश्रित काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अदरक जो होती है वो छाव में भी काफी अच्छे से हो जाती है। तो अदरक के साथ आप पपीता की खेती करें और भी अन्य फसलों के साथ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया है और लगभग सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप कुछ इस वीडियो में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।